हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर। पिछले कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला और इस तरीके के रिस्पांसेस हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आए। तो इसी सीरीज में आज मैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द मैकेनिक्स एंड दिस इज द रोटेशनल मैकेनिक्स से आपके लिए ऑन द डिमांड ऑफ द ह्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, सुनिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इट मे बी एक रिजिड बॉडी भी हो सकती है और इट मे बी अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी एक सिस्टम है जिस पर सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उन सभी फोर्सेस का नेट समेशन जीरो है। मतलब उस गिवन बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। तो आपको पता है एक बात, उस केस में उन गिवन फोर्सेस का टॉर्क आप स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिएगा, हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। मैंने क्या बोला, दोबारा से सुनिएगा कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है मतलब वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उस बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का टॉर्क आप स्पेस में किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट निकाल लेना, सेम आएगा। मैं जानता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स के नोट्स में ये स्टेटमेंट तो लिखा होगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इस बात को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो आज मैं इसी बात को इस वीडियो में प्रूव करने वाला हूं कि ऐसा क्यों। और आपको बता दूं कि अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहा ना, तो आगे जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कई बार हमारे सामने इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बॉडी पे फोर्स जीरो होता है और हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में होंगे शायद मेरी बात से इस समय लिंक कर पा रहे होंगे, तो इसलिए भी ये टॉपिक हमारे लिए कुछ खास बन जाता है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए सपोज ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और इस पर यहां पे ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इन सभी फोर्सेस का जो नेट समेशन है वो क्या है, जीरो। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू नेट फोर्स जीरो है। मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ऐसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया O, ये O पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास ही हो, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने पॉइंट O बॉडी के ऊपर ले लिया है तो सेंटर ऑफ मास ही होगा। नहीं नहीं, इट मे बी एनी पॉइंट। बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे ये पॉइंट यहां कंसिडर किया। F1 जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर R1 या R2 और R3। ये आपको F1, F2 और F3 के रिस्पेक्टिव पोजीशंस वेक्टर दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट O के अबाउट आप टॉर्क बताइए, कैसे लिखेंगे? इंडिविजुअली हर फोर्स का टॉर्क निकालेंगे। R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। यहां तक सही है। इंडिविजुअली सभी फोर्सेस का टॉर्क निकाला और सभी का वेक्टर समेशन कर दिया। क्लियर? अब मैं यहां पर स्पेस में एक पॉइंट लेता हूं O डैश। ये O डैश पॉइंट कहीं भी हो सकता है। क्लियर? अब मैं इस O डैश पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि सपोज O डैश के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसे हम R1 डैश बोल देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इसे हम बोल देते हैं R2 डैश और इसे बोल देते हैं R3 डैश। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट O डैश के अबाउट टॉर्क लिखिए, तो आप क्या लिखने वाले हैं बताइए? O डैश के अबाउट R1 डैश क्रॉस F1 प्लस R2 डैश क्रॉस F2 प्लस R3 डैश क्रॉस F3। कोई समस्या? आपको पता है कि जब आप R क्रॉस F करते हैं तो R उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां फोर्स लगता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टॉर्क निकाल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि स्पेस में हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो सेम नहीं आ रही है, आपका स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो, अभी तो प्रूफ कर रहे हैं।
तो स्टेप नंबर 1 किया। अब एक बात बताना, यहां पर मैं एक वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूं। वो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर है ये वाला ओ डेस वेक्टर। ठीक, आप बताइए R1 डेस वेक्टर को, वेक्टर सभी को आता होगा, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन सभी को याद होगा, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे R1 डेस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? ओ डेस ओ वेक्टर प्लस ओ R1 वेक्टर। क्या बोला? रिपीट कर रहा हूं, R1 डेस वेक्टर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? ओ डेस ओ वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। और अब आप समझ पा रहे होंगे, इसी सेम एनालॉजी को फॉलो करते हुए मैं सिमिलरली R2 R3 वेक्टर्स को भी लिख सकता हूं। मतलब R2 डेस वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये जो वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? दिस वेक्टर ओ डेस ओ वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो अब आप जरा देखिएगा, मैं यहां पे R1 R2 डेस और R3 डेस वेक्टर की वैल्यू इनके टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो आप देखिएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या लिखूंगा? ओ डेस ओ प्लस R1 क्रॉस F1। आगे आप लोग समझदार हैं, लिख देता हूं जल्दी से। अगला R2 डेस की जगह क्या लिखेंगे? ओ डेस ओ वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2। कुछ स्टूडेंट्स को शायद चमक भी गया होगा। करिए करिए, खुद से ट्राई करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आगे खुद से ट्राई करिए, मैंने हिंट दे दिए। R3 डेस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? ओ डेस ओ वेक्टर प्लस R3 वेक्टर क्रॉस F3। किसी को कोई समस्या? अब देखिए, जब आप यहां पे इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हर टर्म में ओ डेस ओ वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, ओ डेस ओ वेक्टर क्रॉस F2, ओ डेस ओ क्रॉस F3, ये हर किसी में आने वाला है। तो यहां पर अपन ने इस वेक्टर को कॉमन ले लिया, क्रॉस अंदर क्या लिख दिया? F1 प्लस F2 प्लस F3। कोई समस्या? इसी को एक्सपेंड कर रहा हूं और ये वाले टर्म भी आएंगे एडिशनली, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। देखिए ध्यान से, क्या किया? एक्सपैंड करके लिख दिया। अभी भी नहीं चमका क्या भाई? प्रूफ हो चुका है। अरे ध्यान से देखो यार, ये क्या लिखा हुआ है? F1 प्लस F2 प्लस F3, नेट समेशन तो 0 है, यही तो कंडीशन थी। तो यहां पर ये टर्म कर दिया 0। और जनाब ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्जर्व करो, दिस इज अ टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। तो देखिए, टॉर्क अबाउट O डेस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया? टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। क्या O डेस कोई स्पेसिफिक पॉइंट था? इट वॉज अ जनरल पॉइंट इन अ स्पेस। देखिए, मैंने एक पॉइंट बॉडी के ऊपर लिया इसलिए जानबूझ करके, और एक पॉइंट बॉडी के बाहर लिया, और मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया। तो ये है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, क्या बोला? नेट फोर्स 0 है, तो स्पेस में हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। मतलब मैं आपसे यह कह सकता हूं कि आप किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, वही टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट आएगा अगर नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है बात? अब पता है, इस चीज का कई बार यूज किया जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार ये टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम क्यों बोल रहे हैं, ये तो इवन बता ही नहीं रहे कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। आप कई बार ऐसा देखेंगे, चेहरे पे स्माइल आ रही होगी फोर्स कपल देख करके। फोर्स कपल का मतलब क्या है? फोर्स कपल का मतलब है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। मतलब मैंने क्या बोला, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पे एक रॉड लेता हूं, ठीक? इस रॉड पे सपोज एक फोर्स मैंने F इधर लगा दिया और एक फोर्स F इधर लगा दिया, मैं इसे फोर्स कपल कह सकता हूं। आप देख पा रहे हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और साथ ही साथ हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये। एक बात बताना, इन फोर्स कपल का नेट फोर्स क्या है? 0। जब भी किसी भी बॉडी पे फोर्स कपल लगेगा तो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0। तो पता है, इन गिवन फोर्सेस का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा।
यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कहां पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल कनेक्ट करिए जरा, थोड़ा सा सोचिए। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्सेस लगाता है वो इक्वल एंड अपोजिट लगाता है, तो उनका टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। याद कराना चाहूंगा आपको, सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे इधर लगेगा QE, इसका फोर्स इधर लगेगा QE। आपको अगर एक्सप्रेशन याद हो तो जब हम टॉर्क लिखा करते थे, टॉर्क ऑफ दैट फोर्स कपल, तो हम यहां पे इस टॉर्क की वैल्यू को क्या लिखते थे? याद करो, P क्रॉस E। तो कभी भी हम ये नहीं बताते थे ये टॉर्क किसके अबाउट है, बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये टॉर्क इन जो फोर्सेस का है, ये फोर्सेस फोर्स कपल है, और इन फोर्स कपल का टॉर्क स्पेस में हर पॉइंट के अबाउट क्या आएगा? सेम ही आएगा। मतलब जब आप P क्रॉस E टॉर्क लिख रहे हैं तो ये सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए था कि ये टॉर्क किसके अबाउट है, हर पॉइंट के अबाउट सेम है भाई। अरे देख लो यार, एक बात बताना, अगर मैं यहां पे टॉर्क सेंटर के अबाउट निकालूंगा तो आप कैसे लिखेंगे? ये L/2 और ये L/2 सपोज, तो आप ऑब्जर्व करिए F का टॉर्क क्या लिखेंगे? F इंटू L/2। इस फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों फोर्स कपल का जो टॉर्क है उसका सेंस सेम आएगा। ये भी इस रॉड को क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा है और ये भी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की टेंडेंसी रखता है अबाउट द पॉइंट हो, तो दूसरे वाले का भी यही टॉर्क आएगा। पता नहीं वैल्यू कितनी आई FL, ये इसके अबाउट निकाला, इसके अबाउट निकाल लो O डैश। ये था टॉर्क अबाउट O डैश के अबाउट बताओ, O डैश के अबाउट क्या लिखोगे? F का टॉर्क 0, लेकिन इसका टॉर्क क्या आएगा? F इंटू L। जनाब आज के बाद आप फोर्स कपल का टॉर्क डायरेक्टली लिख सकते हैं। पता है कैसे? एक फोर्स लिखें और उन फोर्सेस के बीच का गैप क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देख लीजिए क्या बोला मैंने, एक F ऊपर एक F नीचे, इन फोर्सेस के बीच का एक गैप कितना है? L। आज इंडिविजुअली हर फोर्स का टॉर्क नहीं निकालना है, आप डायरेक्टली लिखेंगे कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है आपको? आई होप कि इस वीडियो से आपका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा और कई सारे सवाल जो कहीं ना कहीं आपके जहन में छिपे हुए थे, उन सवालों का आपको जवाब मिला होगा। क्लियर है? तो ऐसे भी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लगातार इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहे और आपके लिए इससे भी और बेहतर फिजिक्स का क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर अपलोड कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।